आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी 5वां पॉइंट है आपका। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यक वर्गों की हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 है। क्या कहा गया इसमें? इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई सी भी संस्कृति भाषा अपना सकते हैं, आपको इसका पूरा अधिकार है। प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए जाति वर्ग के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आपका आता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और संचालन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्ग जिनकी संख्या कम है, तो देखिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग, आपका जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपनी इन इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान खोलने की स्थापना है, उनके संचालन संबंधी अधिकार है। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी संस्था के साथ धर्म और जाति के अधिकार या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वित्तीय सहायता सबको बराबर मिलेगी, किसी एक को नहीं मिलेगी। उसके साथ जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आपका लास्ट है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि इनकी उचित क्रियान्विति नहीं की जाती है, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, लेकिन अगर इन मौलिक अधिकारों का सही ढंग से क्रियान्विति नहीं की जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। ठीक है, इनकी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। संविधान निर्माताओं ने इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत ये है कि नागरिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकता है? न्यायालय, और न्यायालय इसकी रक्षा करेगा। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर हैं, हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए क्या कहा है? ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा था, यदि मुझसे कोई पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी भी अनुच्छेद की ओर मैं संकेत नहीं कर सकता। यानी उन्होंने अनुच्छेद 32 को इतना महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि संविधान का कोई कौन सा अनुच्छेद, अगर मुझसे पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद है जो बिना संविधान के शून्य है प्राय हो जाएगा, तो 32 अनुच्छेद को छोड़कर मैं किसी भी अनुच्छेद की ओर नहीं कह सकता, क्योंकि इसी में समस्त प्रकार के उपचार दिए जाएंगे। नागरिकों के अधिकारों के लिए नागरिक इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और ये तो संविधान का हृदय की आत्मा मानी गई है। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि ये संविधान के हृदय व आत्मा है। क्वेश्चन यही है कि किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान का हृदय और आत्मा कहा। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार के रिट मतलब लेख। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। आइए पांचों रिटों को हम पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप ध्यान दीजिए। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन इस रिट में से पूछा गया है, और बोर्ड की दृष्टि से ये सभी इनके अर्थ आपको आने चाहिए। अगर आपको इनका अर्थ नहीं आया तो आप प्रश्न का उत्तर भी सही नहीं दे पाएंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। क्या है इसके अंतर्गत? ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। अगर किसी को ज़बरदस्ती बंदी बनाकर रख लिया गया तो वो व्यक्ति, उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, तो इसके द्वारा न्यायालय संबंधी अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित किया जाए, जिससे न्यायालय ये जान सके कि वैध रूप से उसे बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया। तो जो व्यक्ति है जिसे बिना कारण
गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, वो व्यक्ति न्यायालय में अपनी रिट लगा सकता है, न्यायालय में ये रिट लगवा सकता है कि मुझे किस कारण निश्चित समय निश्चित स्थान पर किस उद्देश्य के लिए उसको बंदी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया, उसका बंदी बनाया जाना सही है कानून की नज़र में या गलत है, इसका फैसला न्यायालय कर सके। तो ये रिट जारी करवाई जाती है। अगर बंदी बनाने का कारण अवैध है तो न्यायालय उसे तत्काल बाइज्जत बरी कर देता है। अगर बिना कारण गलती से अवैध रूप से उसको बंदी बनाया गया तो न्यायालय उसे छोड़ने के लिए तुरंत आदेश जारी कर देगा। अगली आपकी रेट आती है परमादेश। परमादेश का क्या मतलब है भाई? इस आदेश के द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है कि भाई आप अपना कर्तव्य निभाने के लिए आओ। जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं, जो अपने समय पर अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, ऐसे पदाधिकारियों को उनका कर्तव्य याद दिलाने के लिए न्यायालय एक ऑर्डर जारी करता है जिसे परमादेश कहते हैं। और ये परमादेश उस अधिकारी को उसके कर्तव्य याद दिलाने के लिए ऑर्डर जारी करने के लिए दिया जाता है। फिर तीसरा आता है आपका प्रतिषेध लेख। ये प्रतिषेध का क्या मतलब है? प्रोहिबिशन। प्रतिषेध लेख, इसका क्या मतलब है? प्रतिषेध का मतलब है यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा अधीनस्थ न्याय अपने से नीचे के जितने भी अदालतें हैं उनको जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने से नीचे के जो जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये जो है ना, इनको ऑर्डर दे सकता है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करे क्योंकि ये उनके क्षेत्र से बाहर का मैटर है, यानी ये उनके एरिया का नहीं है, तो वो इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, अगला आता है आपका प्रतिषेण लेख, उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी कर सकता है। जैसे अगर हाई कोर्ट जिला सत्र न्यायालय में कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले को सीधा ऊपर बुला लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिला सत्र के किसी भी केस को अपने पास ला सकता है, जारी करवा सकता है, जिससे वे अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करें, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना हो और की जा सके। उसके बाद है अधिकार प्रच्छा। 5वीं रेट है अधिकार प्रच्छा। ठीक है, अधिकार प्रच्छा का क्या मतलब है? प्रश्न पूछना। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। गैर कानूनी तौर पर अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी और अर्ध सरकारी पोस्ट पर अपना अधिकार करने लगता है तो फिर उसके लिए प्रश्न पूछने का अधिकार आदेश जारी करवा सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहा है। मान लीजिए कोई प्राइवेट व्यक्ति है और वो गवर्नमेंट की सीट पर अपना अधिकार हथिया के बैठा है, तो न्यायालय एक आदेश जारी करेगा और पूछेगा कि आप किस हक से इस पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वो उस पोस्ट पर कार्य नहीं कर सकता है। न्यायालय उसे उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। ये न्यायालय का पावर है कि ये सीट आपकी नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार 5 रिटें जो है न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जारी की जा सकती है। इसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों का पहला मूल्यांकन क्या कहता है कि मूल अधिकारों में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए और दूसरे हाथ से मूल अधिकार ले लिए गए। ये इसका आलोचना की जाती है कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से सारे मौलिक अधिकार पाबंदियां लगाकर ले लिए। दूसरा, आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है। आपको ध्यान रखना है कि आपातकाल के समय व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई भी मूल अधिकार नहीं रह जाता है, सिर्फ उसको उसके जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, बाकी सारे अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में आ जाते हैं। लेकिन शांति काल में मूल अधिकारों पर स्थगन किया जाना इसके अतिरिक्त अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। विशेष रूप से सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक नज़रबंदी की व्यवस्था की गई और वो कटु आलोचना का विषय रही कि आप बिना कारण, बिना किसी को बताए किसी भी व्यक्ति को 3 महीने तक नज़रबंदी रखते हो, तो ये भी गलत ही है। इसके मामले में एक हरि विष्णु कामत जो है राजनीतिज्ञ हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने विरोध किया इस व्यवस्था का। संविधान में इन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था पर हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। कि नज़रबंदी का मतलब है कि हम एक तानाशाही राज्य बना रहे हैं, एक पुलिस राज्य बना रहे हैं, जो हमें बिना किसी कारण जो है 3 महीने के लिए और आगे भी 3 महीने के लिए हमें नज़रबंद कर सकता है। तो ये एक
गलत कानून बना हुआ है, इसका विरोध किया हरि विष्णु कामत ने। फिर अगला आता है आपका तीसरा, मूल अधिकार। भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है। मूल अधिकार संसद और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून ही वैध है, चाहे वे नागरिकों के हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। ठीक है। चौथा, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। व्यवहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया। राजनीतिक जो विरोध होते हैं उनको दबाने के लिए भी मौलिक अधिकारों में इन गतिविधियों को रोका गया। पांचवा, मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, SC, ST और विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही वोटों की राजनीति के लिए भी ऐसा किया गया ताकि वोट मिल सके। छठा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यद्यपि स्त्रियों, बच्चों और गरीबों और कामगारों के हितों की रक्षा के लिए शोषण के विरुद्ध के अधिकार को बनाया गया, किंतु अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के कारण इन वर्गों का शोषण व्यावहारिक रूप से नहीं रोका जा सकता है। आज भी इनका शोषण हो रहा है। सातवां, मौलिक अधिकारों को न्यायिक शिक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल और खर्चीली है, आम नागरिकों के हितों की रक्षा में सफल नहीं हो पा रही है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है। मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक होती है, इसलिए इनकी रक्षा करना भी न्यायालय की जिम्मेदारी है और व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहाँ जा सकता है? न्यायालय में जा सकता है। न्यायालय उसके अधिकारों की रक्षा करेगा।